तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोगों ने यहाँ तक इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है, क्योंकि हमको इसमें केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज मिलता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता है, तो इसलिए जो पॉजिटिव साइकिल है दैट इज़ 0 से पाई हमको आउटपुट मिलता है एग्जैक्टली सेम एज इनपुट दैट इज़ Vm sin ओमेगा टी, और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमको आउटपुट नहीं मिलता है दैट इज़ 0। तो इसमें हम लोग कैसे इसका निकालते हैं एवरेज या DC वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड लोड करंट फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज या DC वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है एवरेज या DC वैल्यू निकालने के लिए, एरिया अंडर द कर्व ओवर फुल साइकिल। हम एरिया निकाल लेंगे उस कर्व का एक फुल साइकिल के लिए और अपॉन टोटल बेस कर देंगे तो हमारा एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। ऑलरेडी हम लोग एवरेज निकालते हैं नंबर का, अगर 2-3 नंबर अगर आपको दिए हुए हैं उसका एवरेज निकालना है तो सारे नंबर को हम लोग एडिशन करते हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर, जो भी नंबर हैं 2-3 नंबर जो भी हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से अगर कोई कर्व है, अगर उसका हमको स्टूडेंट एवरेज वैल्यू निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व ओवर द फुल साइकिल अपॉन टोटल बेस। तो एरिया निकालने के लिए फुल साइकिल के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, आप लोगों ने एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पढ़ा भी होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे और एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट करेंगे, एक फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेट करेंगे दैट इज़ 0 से 2 पाई, जो हमारा टाइम पीरियड होता है साइनोसाइडल वेव का, और वीओ आउटपुट वोल्टेज डी ओमेगा टी। तो आउटपुट वोल्टेज जो आप देख रहे हो, आउटपुट वोल्टेज आप देख रहे हो 0 से पाई में आउटपुट वोल्टेज है, लेकिन पाई से 2 पाई में आउटपुट हमको नहीं मिलता है इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई दो पार्ट में इसको ब्रेक किया क्योंकि उसकी वैल्यू अलग अलग है। 0 से पाई में इसकी वैल्यू है, देखो 0 से पाई में इसकी वैल्यू है, बट पाई से 2 पाई में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो जो हमारा एरिया होगा 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में जो वीओ की वैल्यू है वो है Vm sin ओमेगा टी, और पाई से 2 पाई में इसकी वैल्यू 0 है। तो इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब इसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट तो Vm कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी स्टूडेंट हमारा होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। और लिमिट जब पुट करोगे 0 से पाई, एक बार अपर लिमिट पुट करोगे ओमेगा टी की जगह पाई, और एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे ओमेगा टी की जगह 0। तो जब अपर लिमिट पुट करोगे तो माइनस है पाई, और माइनस करोगे जब लोअर लिमिट तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओमेगा टी की जगह आपने 0 पुट किया। तो एक बार ओमेगा टी की जगह आप पुट करोगे पाई, और एक बार ओमेगा टी की जगह आप पुट करोगे 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप करोगे, और कॉस पाई की वैल्यू आपको मालूम है -1 होता है। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, और माइनस माइनस हो जाएगा +1, और कॉस 0 की वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू 2Vm। यानी जो एरिया हमारा आएगा वो 2Vm आएगा इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जो आपको फॉर्मूला बताया है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए एरिया अपॉन टोटल बेस। तो आपका देखिए एवरेज वैल्यू क्या होगी, एरिया अपॉन टोटल बेस। तो टोटल बेस हमारा है 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Vm अपॉन पाई आ जाएगा, या 1 अपॉन पाई करोगे तो अब 0.318 Vm आ जाएगा। यानी इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर जो एवरेज वैल्यू होता है वो 31.8% या अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 32% जो होता है मैक्सिमम वैल्यू का होता है। यानी जो हमारा अगर यहाँ देखा जाए तो एवरेज वैल्यू जो आएगा यहाँ पे कहीं आएगा, ये हमारा एवरेज वैल्यू हो जाएगा 32% होता है Vm का। अगर Vm इज इक्वल टू 100 वोल्ट दिया हुआ है, लेटर सपोज अगर Vm हमको 100 वोल्ट दिया है, और हाफ वेव में अगर आपसे पूछे एवरेज वोल्टेज क्या होगा, अगर मैक्सिमम वोल्टेज आपको लेटर सपोज 100 वोल्ट दिया हुआ है और एवरेज वोल्टेज आपसे पूछे तो आप 31.8 वोल्ट बताइएगा। तो एवरेज वोल्टेज हो गया। अब एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, तो आई एवरेज या IDC। तो ओम्स लॉ से आपको मालूम है I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, V अपॉन R, और VDC की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ से Vm अपॉन पाई, VDC की जगह पुट कर सकते हैं Vm अपॉन पाई, तो Vm अपॉन पाई RL हो जाएगा, और Vm अपॉन RL को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट Im। देयरफॉर IDC हमारा होगा Im अपॉन, यानी सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि IDC जो हमारा होगा वो होगा Im अपॉन पाई, या 0.318 ऑफ, देखो यहाँ Vm लिखा गया स्टूडेंट गलती से, ये हमारा होगा Im। ठीक है, तो IDC जो होगा 1 अपॉन पाई करोगे तो आपका 0.318 Im आ जाएगा। Hence the DC value of output voltage is 31.8% of the maximum input voltage। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो हमारे स्टूडेंट है यहाँ पर भी देखो मैक्सिमम, यहाँ पर जो हमारा होगा DC वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, हैंस द DC वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, हैंस द, यहाँ पर जो स्टूडेंट होगा ना, हाँ ठीक है, DC वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ये तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर हमारा थोड़ा गलत हुआ था, IDC 0.3। ठीक, अब देखो स्टूडेंट ड्रॉबैक क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का ड्रॉबैक क्या है। तो ड्रॉबैक अभी हम लोगों को बस ऐसे देख लेना है, बाकी जब हम लोग एक एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको क्या क्या ड्रॉबैक है।
तो ड्रॉबैक में सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो रिपल फैक्टर का ड्रॉबैक है। जो रिपल फैक्टर इसमें होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ अबाउट 121%। रिपल, अभी तो मैंने आपको बताया रिपल क्या होता है, अनवांटेड एसी कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज नोन एज रिपल। और रिपल फैक्टर जब निकालेंगे तो रेशियो हो जाएगा, रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट और टू द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। तो रिपल फैक्टर हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, तो रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज 1.21 विच इज़ क्वाइट हाई। द आउटपुट कंटेंट लॉट ऑफ वेरिंग कंपोनेंट, मीन्स व्हाट, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट तो किया, लेकिन डीसी में जो आउटपुट है वहाँ पर एसी के कंपोनेंट इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से लिखा है लॉट ऑफ वेरिंग कंपोनेंट। वेरिंग का मतलब जो एसी कंपोनेंट है जो वेरी करता है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं इसका रिपल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा जो है द मैक्सिमम थ्योरेटिकल रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इज फाउंड टू बी 40%। तो जिसकी एफिशिएंसी आती है वो लगभग 40.6% आती है, तो एफिशिएंसी भी इसकी काफ़ी कम है। और तीसरा है द सर्किट हैज़ लो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। सर्किट का जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो भी बहुत ही लो है, शोइंग दैट द ट्रांसफार्मर इज़ नॉट फुली यूटिलाइज्ड। यहाँ से भी ये सारे ड्रॉबैक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग कह सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस ड्रॉबैक द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज़ नॉर्मली नॉट यूज्ड एज अ पावर रेक्टिफायर सर्किट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को हम लोग नॉर्मली पावर रेक्टिफायर सर्किट की तरफ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा स्टूडेंट फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में स्टूडेंट हमारे दो तरह के रेक्टिफायर, एक तो हमारा है सेंटर टेप रेक्टिफायर, और दूसरा जो हमारा है स्टूडेंट वो है ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहले हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में देखते हैं क्या है। तो फुल वेव रेक्टिफायर इज दैट टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच यूटिलाइज बोथ द हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज। अभी हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा तो उसमें हम लोगों ने देखा जो एक ही साइकिल हमारा यूटिलाइज हो रहा था स्टूडेंट, ओनली वन हाफ ऑफ द साइकिल, बट दैट इज वी कैन से पॉजिटिव हाफ साइकिल इज ओनली यूटिलाइज वाइल डूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। चूँकि डायोड रिवर्स बायस हो जाता था, क्लोज ओपन स्विच हो जाता था, इस वजह से करंट नहीं फ्लो करता था रेजिस्टेंस में, देयरफॉर वी विल नॉट गेटिंग एनी आउटपुट। तो ओवरऑल वी कैन से दैट इन द फुल वेव रेक्टिफायर वी विल यूटिलाइज बोथ द साइकिल ऑफ द एसी इनपुट वोल्टेज। जब दोनों साइकिल यूटिलाइज करेंगे तो तब उस केस में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका इफेक्ट होगा, वो हम लोग देखेंगे इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में। तो अभी आप फिलहाल जानिए कि फुल वेव रेक्टिफायर इज दैट टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच यूटिलाइजेज बोथ द हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट वोल्टेज। Hence, in a full wave rectifier, an unidirectional current flow through the load during the entire cycle of the input voltage. यानी एक दिशा में करंट फ्लो करेगा थ्रू द लोड। लोड मीन्स जो हमारा रेजिस्टेंस लगा होगा आउटपुट पे ड्यूरिंग द एंटायर साइकिल, पूरी साइकिल के समय ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस देयर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर। फर्स्ट वन इज द सेंटर टेप एंड सेकंड वन इज द फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम लोग बात करें, देखो स्टूडेंट सर्किट डायग्राम की, तो देखो सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाया है फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फुल वेव रेक्टिफायर, अक्सर ऐसा हर सेमेस्टर में देखो आता है, पिछले सेमेस्टर में भी हमारा आया था। तो देखो ये फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। ये चीज़ तो सेम है आपका एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर में भी हम लोगों ने बनाया था, हाफ वेव रेक्टिफायर में भी हम लोगों ने इसको बनाया था। AC में 220 वोल्ट 50 हर्ट, यहाँ पर आप प्राइमरी बाइंडिंग पर सप्लाई दोगे तो सेकेंडरी वाले बाइंडिंग पर वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर का देखो सर्किट डायग्राम इस तरह से होगा। इसमें 4 डायोड यूज़ होते हैं। वहीं हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा 2 डायोड यूज हुआ था। फुल वेव में जो स्टूडेंट हमारा जो सेंटर टेप रेक्टिफायर है उसमें 2 डायोड यूज होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर में स्टूडेंट हमारा 4 डायोड यूज होता है, D1 D2 D3 D4। अब इसकी वर्किंग समझना है। तो देखो ब्रिज रेक्टिफायर यूज 4 डायोड विच आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो सेकेंडरी बाइंडिंग है ट्रांसफार्मर के उसके अराउंड इस तरह से कनेक्टेड होता है। ब्रिज रेक्टिफायर अवॉइड द नीड ऑफ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। फिगर 3.15 दैट इज दिस फिगर शो द सर्किट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो इसमें करंट किस तरह से फ्लो करेगा। अक्सर देखो ये क्वेश्चन आता है इस तरह से, ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, एक्सप्लेन इट वर्किंग इन डिटेल, क्लियरली मेकिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। तो इस तरह से देखो स्टूडेंट इसकी वर्किंग अगर हम लोग समझेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो इसको समझो। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी शोन इन फिगर। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली जो पोलैरिटी देखो स्टूडेंट इसमें दिया हुआ है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आप जब लोगे तो यहाँ प्लस लगाना, यहाँ पर माइनस लगाना, ठीक है। अब यहाँ प्लस होने की वजह से देखो ये यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। सिमिलरली दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। तो D2 एंड D4 विल बी इन फॉरवर्ड बायस वाइल D1 एंड D3 विल बी इन द रिवर्स बायस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका D2 और D4 हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, ये क्लोज स्विच होगा, वाइल D1 एंड D3 विल बी इन द रिवर्स बायस, इट विल बी इन ओपन स्विच। वाइल स्टूडेंट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जो हमारा होगा वो हमारा
नेगेटिव हाफ साइकिल जब आप लोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगाना, तो इस वजह से ये डायोड जो हमारा फॉरवर्ड बायस होगा और ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, ये दोनों हमारे क्लोज स्विच होंगे और ये दोनों हमारा ओपन स्विच होंगे। तो देखो स्टूडेंट, इसमें बताया गया है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज शोन इन फिगर 3.16 अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज VI for positive half cycle diode D2 and D4 are forward bias and they conduct, therefore the direction of the current will be shown in figure. The output voltage VO is developed, मतलब वोल्टेज हमारा डेवलप्ड होगा across the load resistance RL. For the negative half cycle polarity देखो यहाँ पर शो किया हुआ है. For the negative half cycle polarity of the voltage across the secondary as is shown in figure this. According to the polarity of the voltage VI for negative half cycle the diode D2, D1 and D3 are forward bias. D1 और D3 हमारा फॉरवर्ड बायस होगा. दे कंडक्ट वाइल डायोड D2 एंड D4 आर इन रिवर्स बायस एंड दे डू नॉट कंडक्ट. द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी एज शोन इन फिगर 3.17. तो उस डायरेक्शन ऑफ करंट आपको बताया, अगर करंट हमारा इधर से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा. मीन्स वॉट वी कैन से दैट इन बोथ द साइकिल current will be flow in both the positive half cycle as well as negative half cycle. In both the cycle the current will be flow. तो देखो हमारा ये इनपुट आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म हो गया. इनपुट आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म हो गया. पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया, साइनोसाइडल वोल्टेज हो गया, और आउटपुट वोल्टेज देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हमको आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमको आउटपुट मिलेगा. दोनों सेम ऊपर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो ये हमारा हो गया इसकी वर्किंग. सिमिलरली स्टूडेंट हम लोग एवरेज या डीसी वैल्यू भी निकाल सकते हैं. एवरेज या डीसी वैल्यू जिसको कहते हैं, एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू स्टूडेंट एक ही होता है ऑफ द आउटपुट वोल्टेज एंड लोड करंट फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर. तो देखो ये आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ हो गया हमारा. पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हमको आउटपुट मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिला. सिमिलरली हमारा इस तरह से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. मैथमेटिकली अगर लिखा जाए आउटपुट वोल्टेज को, तो देखो हमारा वीओ की वैल्यू हमारा होगा Vm sin ओमेगा टी, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई है. जब हमारा ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो उस केस में हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है. और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन ये जो शो कर रहा है स्टूडेंट, हमारा ये शो कर रहा है कि हमको ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल हमको आउटपुट वोल्टेज ये मिला है. इसके लिए कुछ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो आपको समझना होगा, क्योंकि देखो ये ग्राफ जो नेगेटिव Vm sin ओमेगा टी जो हमारा था वो नीचे की तरफ था, लेकिन ये ग्राफ उसके ऊपर है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया गया है. हियर माइनस साइन इंडिकेट दैट ड्यूरिंग द सेकंड हाफ साइकिल द साइन वेव इज इन्वर्टेड. देयरफॉर अब वी नो दैट, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि एवरेज या डीसी वैल्यू कैसे निकालते हैं. तो एवरेज या डीसी वैल्यू जो होता है एरिया अंडर द कर्व ओवर फुल साइकिल. एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे ओवर फुल साइकिल अपॉन टोटल बेस. तो एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि 0 से 2 पाई तक जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे. तो इसको भी दो पार्ट में हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा. एक बार हम लोग लेंगे 0 से पाई और दूसरी बार हम लोग लेंगे पाई से 2 पाई. ठीक है स्टूडेंट. तो 0 से जब आप पाई लोगे तो उस केस में जो वीओ की वैल्यू है, देखो 0 से जब आप पाई लोगे तो उस केस में जो वीओ की वैल्यू है वो है Vm sin ओमेगा टी. और सिमिलरली जब आप पाई से 2 पाई जाओगे तो उस केस में वीओ की वैल्यू है माइनस Vm sin ओमेगा टी. अब जब स्टूडेंट हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा. अब Vm कांस्टेंट हम लोगों ने देखो बाहर ले लिया और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा और लिमिट हमारा 0 से पाई है. सिमिलरली देखो इसमें हमने माइनस Vm कांस्टेंट था बाहर ले लिया और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर आपका आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी और ये माइनस माइनस हमारा प्लस कर देगा. और इसमें जो लिमिट है वो पाई से 2 पाई है. ठीक है स्टूडेंट. अब जब आप लिमिट पुट करोगे, एक बार ओमेगा टी की जगह पाई, एक बार ओमेगा टी की जगह 0, तो Vm तो आपका बाहर हो गया, कॉस पाई ये आ जाएगा हमारा माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0. सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर Vm कांस्टेंट बाहर ले लिया, ये आएगा हमारा कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई. अब वैल्यू आपको मालूम है कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और माइनस माइनस हो जाएगा +1 और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 दैट इज इक्वल टू 2 Vm. सिमिलरली स्टूडेंट जो कॉस 2 पाई होगा इसकी वैल्यू भी हमारी 1 होगी और कॉस पाई की वैल्यू होगी -1, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज ये भी हमारा 2 Vm होगा. दैट इज ओवरऑल जो एरिया हमारे स्टूडेंट आएगा वो 4 Vm आएगा. तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि अभी जो हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में निकाला था वहाँ पर जो हमने देखा वहाँ पर जो एरिया आया था हमारा 2 Vm आया था, बट इन द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पर जो एरिया आ रहा है वो 4 Vm आ रहा है. अब आगे हम लोग कॉन्सेप्ट आगे हम लोग जब देखेंगे स्टूडेंट तो देखो तो एवरेज या डीसी वैल्यू क्या होगा, एरिया अपॉन टोटल बेस. तो एरिया हमारा आ गया 4 Vm और टोटल बेस हमारा स्टूडेंट है वो है 2 पाई. तो 2 Vm अपॉन पाई करोगे दैट इज दिस माइनस 0.63 Vm, यानी 63.6% कह सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 64% कह सकते हैं. यानी वी कैन से दैट इन द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर जो हमारा एवरेज वैल्यू होगा या जो हमारा डीसी वैल्यू होगा वो 64% होगा मैक्सिमम वोल्टेज का. देखो लिखा है हैंस द डीसी वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर इज 64.6% ऑफ द मैक्सिमम AC इनपुट वोल्टेज. दिस वैल्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर. ट्वाइस है कि नहीं, ट्वाइस है.
वहाँ 31.8 था और यहाँ पर है 63.6, जस्ट डबल। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट एवरेज या डीसी वैल्यू ऑफ लोड करंट। तो एवरेज या डीसी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई डी सी इक्वल टू वी डी सी अपॉन आर एल, और वी डी सी जगह पुट करेंगे 2 VM अपॉन पाई। ठीक है स्टूडेंट, तो तुम्हारा देखो जो ये हो जाएगा VM अपॉन आर एल तुम्हारा हो जाएगा IM, तो IM पुट कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।